चलो कंडक्टेंस का आज प्रैक्टिस सेट 1 करते हैं। कंप्लीट हो गया है, 8 लेक्चर हमने लिया था। आप देख लेना उसे, चैनल पे भी पड़ा है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, हमारे एप्लीकेशन पे भी है, हर जगह मिल जाएगा आपको। अब आज पहला सेट है, 4 सेट मैं करवाऊंगा, सारा का सारा कंडक्टेंस का होगा और सारे के सारे क्या होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। सेल कांस्टेंट विथ 0.1 नॉर्मेलिटी केसीएल सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, कितना दे रखा है, 0.98 सेंटीमीटर इनवर्स। पहली बात यह है कि हमेशा आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप यूनिट का ध्यान रखोगे। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, एक्स। अगर आप लोगों ने क्लास लिया था आपको तो पता होगा सेल कांस्टेंट क्या है, एक्स है आपका, है ना। तो एक्स आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। कितना दिया है, 0.98 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड द रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 89। कितना दे रखा है, 89। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 89, ठीक है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एचसीएल विल बी, क्या पूछा हुआ आपसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप कैसे निकालोगे बताओ, एक्स की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है, एक्स और आर की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा। क्या होता है भाई, कप्पा। कप्पा आपसे पूछा हुआ है, मैं हिंट देता जाऊंगा, आप इसे सॉल्व करोगे और कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आप खुद करोगे और बाकी नहीं आएगा तो मेरे से डिस्कस करोगे, ठीक है। तो आपका कप्पा पूछा हुआ है तो आपको मालूम है कप्पा इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इक्वल टू सी एक्स। पुराने लेक्चर में आपने देखा था, शायद पेन की प्रॉब्लम आ रही है, पेन देखो। कप्पा इक्वल टू क्या हो गया, सी एक्स हो गया, कप्पा इक्वल टू सी एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे आपका, सेल कांस्टेंट, सी क्या है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, कप्पा इज इक्वल टू आपका कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/89, ठीक। और एक्स की वैल्यू आपका क्या है, 0.98। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा आपको फॉर्मूले में रख देना। यही मैं कह रहा हूँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग उसको देखते जाना, बस ध्यान रखना आपको यूनिट वाली प्रॉब्लम आपको होगी तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी की बात मैंने बार बार आपको बोला था कि मोबिलिटी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है और एक क्वेश्चन है जियो साइंटिस्ट के पेपर में आया हुआ था, तो वहां से मैं उठाया हूं इस क्वेश्चन को। तो देखो, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, ये मेटल दे रखा है और किसमें पूछा हुआ है भाई, किसमें पूछा है आपका, ये एक्वस सोल्यूशन में पूछा हुआ है, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। अब मोबिलिटी दो बात पे डिपेंड करती थी, मोबिलिटी एक तो क्या था, साइज, जितना मोटा आदमी होगा उतना कम भाग पाएगा, है ना। तो साइज हमारी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जिससे ये मूव फास्ट करे, ठीक है। अब बात ये थी कि जो मोल्टन स्टेट था, मोल्टन और एक्वस स्टेट में, जब एक्वस में क्या होता है कि जो स्मॉल साइज के केटायन होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेटेड ज्यादा होते हैं, उसके चारों तरफ ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, जिससे उनका क्या हो जाता है, वो साइज बल्की हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि इसमें साइज जिसकी छोटी होगी, साइज छोटी होगी तो इसका मतलब वो हाइड्रेट ज्यादा होंगे, मतलब वो बल्कि ग्रुप टाइप के हो गए, तो वो क्या होंगे, कम भागेंगे। तो साइज का देखो, साइज का ऑर्डर लगाओ, जैसे यहाँ पे क्या, लिथियम की साइज सबसे छोटी है, फिर सोडियम है, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम। अब एक्वस सोल्यूशन है तो लिथियम वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो भाग नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन तो नहीं है इसमें, और दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल एट रैंडम दे रखा है। ये वाला ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, इसकी साइज छोटी तो मतलब ये हाइड्रेटेड ज्यादा हो गया, और ज्यादा हाइड्रेट हुआ तो इसकी मोबिलिटी क्या हो गई, सबसे कम। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही। यही अगर मॉल्टन स्टेट में होता तब क्या आंसर आ जाता, आपका पहला आंसर आ जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका पूछा किस में, एक्वस में है या मॉल्टन में है, ठीक है, ये आपको रखना है ध्यान। तो ये हो गया आपका डी आंसर, ठीक है भाई। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एग्जाम में, और ज्यादातर क्वेश्चन होते कहाँ से हैं आपके,
यूनिट के होते हैं, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, यूनिट के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, लेमडा एम। पहले तो ये जो बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, इससे घबराना नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, क्या है, इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना, बहुत आसान सा होता है, एक बार आप पहले रीड किया करो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KOAC पोटेशियम एसीटेट है, क्या है, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है, पोटेशियम एसीटेट दे रखा है ये, उसकी मोलर कंडक्टिविटी, और HCl की दे रखी किस पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है भाई जी, देखो यहाँ पे लेमडा इनफाइनाइट CH3COO K की वैल्यू गिवन है, ठीक, और दूसरा क्या गिवन है, लेमडा HCl गिवन है, ठीक है, यही दो चीज दे रखा है, एक HCl यहाँ पे गिवन है और एक यहाँ पे क्या है, उसका सॉल्ट है, एसीटेट का पोटेशियम सॉल्ट है। अब क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कर दिया, कितना दे रखा है, एक की वैल्यू 90 दे रखी है, एक की 400 ये दे रखी है, इतना इतना यूनिट। टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एस्टिक एसिड, यहाँ पे क्या है, एस्टिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी पूछा हुआ है, क्या है, एस्टिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी। आपको अगर ध्यान हो, खौलासला में पढ़ाया था तो वहां पे ये बात थी, आप लेक्चर को देखते रहना, पिछले लेक्चर को बार बार रिपीट कर करके देखते चलना। तो क्या पूछा हुआ है, ये एस्टिक एसिड का ये है, क्या रहा है, द एडिशनल मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल बी रिक्वायर्ड। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात ये कह रहा है, एक लाइन की बात है, इतना बड़े एग्जाम्पल में क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, एस्टिक एसिड का उसको चाहिए, तो एस्टिक एसिड को चाहिए तो और उसको क्या इलेक्ट्रोलाइट की नीड होगी। अब देखो आप क्या करते हो, आप इसका इक्वेशन बनाते हो ना, एस्टिक एसिड आएगा कहाँ से, जैसे यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है और HCl है, सॉल्ट और HCl में से तो इसका सॉल्ट, इसका एनायन, जैसे ये क्या हुआ, CH3COO माइनस प्लस K प्लस, ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये वाला चीज मिलके क्या बन गई, एस्टिक एसिड, और बचा इधर क्या, KCl, इधर क्या बचा, KCl। क्या कह रहा है, द एडिशनल मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल बी रिक्वायर्ड, तो क्या जरूरत पड़ेगी भाई बताओ, KCl। कितना सिंपल सा सवाल है, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो KCl। बड़ा दे रखा है बिल्कुल, इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है क्या ये, बहुत छोटा सा होता है, अभी एक एक पूरे पूरे बोर्ड के बराबर स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन होगा क्या, एक लाइन का आंसर होगा वो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना फोन करके, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं 4 से 5 सेट कराऊंगा, सारा का सारा प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, what will be the effect of dilution on specific and equivalent conductance of an aqueous solution of strong electrolyte, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक तो आपने कप्पा की बात कर ली और लैम्डा इक्विवेलेंट की बात कर ली, और उस पर क्या कर रहे हो कि डाइल्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डाइल्यूट। अब आप बताओ, ये तो मैं बताया था, अब जो जो चीज मैं बता चुका हूँ वही वही सारी हैं, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ये बेशक दूसरे दूसरे एग्जाम के हैं, बट हैं किसी न किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्या आएगा आंसर बताओ, ले लो 30 सेकंड ले लो, बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, देखो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं भाई, आप घबरा जाते हो इन क्वेश्चन से, आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डाइल्यूट, किसको, स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट को। स्पेसिफिक को आप क्या बोलते हो भाई, कप्पा, क्या बोलते हो, कप्पा, स्पेसिफिक को ही बोलते हो। अब कप्पा में क्या था, अगर इसकी यूनिट पता हो, अरे आपको इसकी डेफिनेशन पता हो, तो मैं बताया था कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा था बार बार, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए सपोज करिए कि इस इतने में Na प्लस और Cl माइनस के 4 एनायन पड़े हुए हैं इतने वॉल्यूम के अंदर, अब मैं इसको क्या कर दूं, डाइल्यूट कर दूं, डाइल्यूट कर दूंगा तो जो इनके बीच के एनायन के बीच ये क्या हो सकते हैं कि इससे बाहर निकल जाए इस वॉल्यूम से, मतलब अगर ये इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा इनका,
जब डाइल्यूट करूंगा तो इस एरिया में जैसे मान लीजिए 4 एनायंस पड़े हैं, जब डाइल्यूट करूंगा तो इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ आयंस के कम होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो नंबर ऑफ आयंस अगर कम हो रहे हैं, इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस कम होना मतलब क्या होता है, मेजर फैक्टर होता है किस चीज के लिए, आपका इनकी डाइल्यूशन पे इफेक्ट देखने के लिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तो नंबर ऑफ आयंस कम हो रहा है बट मोबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मोबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ आयंस कम हो रहा है, तो डोमिनेट कौन करेगा। तो लेक्चर में बताया था कि पहले आपको मेजर फैक्टर देखना होता है, और मेजर फैक्टर क्या होता है भाई जी, मेजर फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस, फिर उसके बाद होता है मोबिलिटी। तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायल्यूशन पे क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। और जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वाली बात है, सेम एज मोलर कंडक्टेंस का। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, ग्राम पर ग्राम वाली बात थी, वहां पे मोल वाली बात थी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब क्या होगा कि जैसे आपने एक मोल ले लिया, जैसे एक चम्मच आपने पानी मिला दिया शरबत में, एक चम्मच मिलाया उसको और पानी मिला दिया, तो वो एक ही चम्मच रहेगा। जो शुगर आपने मिलाया है वो एक ही चम्मच रहेगा, बस क्या हो जाएगा, मिठास कम हो जाएगी। तो जो आपने यूज किया वेट वो क्या है, फिक्स है, वो नहीं चेंज हुआ है। बट आप डाइल्यूट करो तो वो क्या हो रहे हैं, दूर दूर उनके बीच के इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या हो रहे हैं, इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कप्पा की वैल्यू क्या होगी, डाउन, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही, पहला ही सही है। देखो दूसरा में क्या है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और बोथ विल बी इंक्रीजेस, बोथ विल बी डिक्रीजेस, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है जी, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, पांचवा पांचवा क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, और कितने आसान आसान क्वेश्चन दे रखा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड वाज फाउंड टू बी इतना। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस एस्टिक एसिड का क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, कप्पा की वैल्यू, कप्पा की वैल्यू दे रखा है फाइंड टू बी 0.015 साइमन मीटर इनवर्स एट इतना। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इस कितना है, 400 गुणे 10 के पावर -4। ये यूनिट क्या है भाई, यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर में है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एस्टिक एसिड विल बी, आपको फॉर्मूला पता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, क्या फॉर्मूला था, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा इनफाइनाइट। ये फॉर्मूला पता था, कितनी बार करवाया था, इसे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत, इतने क्वेश्चन आते हैं कि मतलब हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे रहता है। अब बताओ कैसे करोगे भाई। एक तो आपका बहुत आसान कर दिया है कि आपको लेमडा एम की वैल्यू ऑलरेडी इसने दे दिया, कितना, 400 इंटू 10⁻⁴। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, लेमडा एम चाहिए, बस वो वैल्यू पुट कर दोगे आराम से आ जाएगा, लेमडा एम की वैल्यू चाहिए। अब लेमडा एम कहाँ से निकालोगे, कप्पा गिवन है और आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 ये दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखा है। अब बताओ कैसे निकालोगे, कप्पा वाला जो फॉर्मूला है किस में यूज करोगे, मोलर वाले में, लेमडा एम वाला, और कौन सा वाला, देखो यूनिट क्या है भाई, यहाँ पे मीटर में दे रखी, यहाँ पे यूनिट किस में दे रखी है, मीटर में दे रखा है। इसका मतलब जो कप्पा आप यूज कर रहे हो, कप्पा जो यूज कर रहे हो वो मीटर में यूज कर रहे हो, तो लेमडा एम का जो फॉर्मूला यूज करोगे वो भी मीटर वाला। तो लेमडा एम हमारा क्या होगा, कप्पा बाई सी,
याद है भाई? कप्पा बाई सी याद है? और कप्पा किसमें था? कप्पा था हमारा सीमन मीटर इनवर्स में, और जो सी था हमारा ये, बोलो बोलो, ध्यान अगर हो तो लेक्चर देख लेना, अगर भूल गए हो तो। देखो इसमें क्या है, मोल पर लीटर दे रखा है, ये क्या है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम चेंज किए थे ना, मोल पर मीटर क्यूब में किए थे, जिसमें हम क्या किए थे, कॉन्सेंट्रेशन में 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। ध्यान आ रहा है आपको? एक बार देख लेना वीडियो, बार बार घुमा घुमा के देख लो। तो यहाँ पे जो सी है, ये सी में हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 10 मोल पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये दे रखा है वैल्यू, कितनी दे रखी है, फाउंड टू बी 0.05 0.015। अब देखो लैम्डा एम की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दिया 0.015 अपॉन में 10 क्यों किया हूँ, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ उसमें, तब जाके वो किस में हुआ, इसमें देखो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, उसको मैं मोल पर मीटर क्यूब में किया था, जिसके वजह से मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये हो गया ये वैल्यू। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, 0.0015 आ जाएगी, 0.0015। अब देखो 0.0015 पे आ गई किसकी वैल्यू, लैम्डा एम की। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 400 इंटू 10⁻⁻⁴ ये दे ही रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ, अब ये वैल्यू पुट कर दो। अब ये थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। देखो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या अभी आपने फाइंड आउट किया, 0.0015। और ये इसकी वैल्यू गिवन है आपको, कितना गिवन है, कहाँ गया ये आपको गिवन कितना, 400 गुणे 10 के पावर -4। 10 के पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 15/400 15/400। अब 15/400 भाई कर लो, एक मिनट, 15/400 कर लो, 15/400 वैल्यू आ गई 0.0375। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, आपका बी ऑप्शन सही है। बस आपको क्या ध्यान देना था, ये जो लैम्डा एम निकाल रहे थे, ये लैम्डा एम किस में था, लैम्डा एम जो था, लैम्डा एम आपका कप्पा बाई सी था, कप्पा बाई सी, क्योंकि इसकी यूनिट ध्यान रखनी थी और इसकी यूनिट ध्यान रखनी थी, फिर काट के यहाँ से लैम्डा एम निकालना था, वो वैल्यू वहां पे पुट कर देनी थी, यही बात था। तो आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना इसको। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं, इसका बी आंसर सही है। देखो अब इसको बताओ क्या होगा, when HCl is titrated against NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, द कंडक्टेंस एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, बहुत बार मैं जब पढ़ा रहा था उसमें तो जोर दे रहा था कि एंड पॉइंट पे क्या होता है भाई, एंड पॉइंट पे क्या होता है, ध्यान हो। क्या होगा, ग्राफ याद आ रहा है, ग्राफ तो भूल गए होगे, ग्राफ तो भूल गए होगे भाई, कहाँ ग्राफ याद करोगे, मास्टर है बताएगा अपना। देखो यही था ना, ध्यान है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ यही बना था। तो ये वाला जो है ये कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे लैम्डा एम की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन HCl is titrated against the NaOH the conductance at end point is minimum। जीरो का मतलब है ही नहीं, मैक्सिमम का मतलब है ही नहीं,
इनफाइनाइट का मतलब है नहीं तो क्या होगा भाई, मिनिमम। बताओ कितना तुच्छ तुच्छ सवाल आता है। वही है, बस पढ़ोगे नहीं तो होगा नहीं। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको करो, देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है ना। जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन किया करो ना, तो पहले ये देखा करो डेटा क्या दे रखा है, फिर उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, फिर आप आगे बढ़ाया करो। और यूनिट वगैरह तो बार बार आप उस पर फोकस किया करो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यूनिट कन्वर्जन में। देखो अब ऐसे करके आपको 4 से 5 सेट करवा देंगे प्रैक्टिस का, तो हो जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देख लेना, जिससे आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। हमने कोशिश किया कि जितने भी कंडक्टेंस के जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन हम करवा दें, और कुछ असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे खुद करके प्रैक्टिस कर लेना। अब इस तरीके से जो भी टॉपिक होगा, जैसे अभी ये पहला टॉपिक चल रहा है, और बाकी के भी जो टॉपिक होंगे हम इसी तरीके से करवाते रहेंगे, तो आपका प्रैक्टिस बराबर होता रहेगा। बस ये है कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको कॉपी पेन लेके, और घबराना नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं क्या है। आप जीरो लेवल से बड़े लेवल तक सारा पढ़ो उसको। मतलब ये मत कर लेना कि लेवल पता नहीं हाई है लो है, कोई लेवल नहीं है। केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, आप केमिस्ट्री सीखो चुपचाप, ठीक है। देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। अब केसीएल का दे रखा है, कप्पा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.12 Simon meter per inverse. The resistance of conductivity cell containing the solution at the same temperature was found to be 55 ohm. Resistance दे रखा है, कप्पा दे रखा है। What is the cell constant? कितना आराम से कर लोगे भाई, बहुत आराम से कर लोगे। सेल कांस्टेंट मतलब x, कप्पा दे रखा है, और क्या चाहिए जान लोगे उसका, जान लोगे क्या होगा। कप्पा इज इक्वल टू सी एक्स, कितनी बार आ गया है। कप्पा इक्वल टू सी एक्स कितनी बार आ गया। कप्पा की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है भाई, देखो 1.12, ठीक। और एक बात ध्यान रखो, यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स में है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यही बात कह रहा हूँ कि कभी कुछ हो जाएगा, फिर पता चले कि गलत कर दिया, सर पटक के रोना शुरू करोगे। कप्पा की वैल्यू दे रखी है, रजिस्टेंस दे रखा है, तो 1/55 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्स तो पूछा हुआ है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया भाई, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1.12 इंटू 55, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 1.12 इंटू 55, ये कितना आ गया, 61.6 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स में आया है 61.6 मीटर इनवर्स आया है एक्स की वैल्यू, ठीक। पूछा किस में है, सेंटीमीटर में पूछा है। क्या करोगे भाई, क्या करोगे, 100 से भाग दे दो चुपचाप। मतलब क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर इनवर्स है और सेंटीमीटर इनवर्स, तो 100 से भाग दे दो, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 61.6 डिवाइड बाई 100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.616। ये आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर यूनिवर्स। कौन सा है भाई, पहला आंसर है, पहला सही है। कितना बढ़िया बढ़िया सवाल दे रखा है, और यही छूट जाता है फिर। ऐसे सारे हैं, मतलब पूरे फिजिकल में ऐसे ही है, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना सब हो जाएगा। थोड़ा सा ये होता है कि फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं आपको। अब एक सवाल है, वो आपको दूंगा मैं, आपको खुद करना है। कुछ सवाल होंगे एक दो मैं आपको दूंगा, आप खुद करना और फिर मेरे से पूछना, या उसका आंसर आप देना। फिर देखो मोबिलिटी वाला फिर से क्वेश्चन, ये देखो पीछा नहीं छोड़ेगा मोबिलिटी। कभी यूनिट पूछेगा, कभी फार्मूला पूछेगा, कभी न्यूमेरिकल देगा, कभी ऑर्डर लगवाएगा, भाई नहीं पीछे छोड़ेगा। बहुत छोटा सा है, पता नहीं क्यों पूछता है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है।
what will be the correct order of mobility of the following ion in aqueous solution at इतना। अब देखो सिंपल सा बात है, क्या एक्वस सोल्यूशन की बात अगर कर रहे हो तो सिंपल सी बात क्या करनी पड़ेगी, आपको साइज देखनी पड़ेगी। एक्वस सोल्यूशन में जो स्मॉल साइज का होता है वो ज्यादा हाइड्रेटेड होता है ना, तो फ्लोरीन इनमें से सबसे छोटा है, तो ज्यादा क्या होगा, हाइड्रेट होगा, तो ज्यादा हाइड्रेट होगा तो मोबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब दो सबसे कम वाले में दो ऑप्शन है, एक आपका ऑप्शन सी है, एक ऑप्शन सी है, एक ऑप्शन डी है। पहले ऑप्शन भी काटना सीखो, दो ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है, उन्हें हटा दो वहां से। तो ऑप्शन सी और डी में अब चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे भी है, फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे भी है। अब मामला फंस गया, Br माइनस और SO4 2 माइनस पे पड़ गया मामला, ठीक है। अब जब चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी, उस पर कितना चार्ज है, दो चार्ज है, वो भी माइनस का है ना। तो जब चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, साइज बढ़ती है, तो इसका मतलब ये साइज ब्रोमीन के कंपेयर में क्या है, बड़ी है, और इसकी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है और आप आराम से इसको कर सकते हो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करने हैं। ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप करके मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है और कैसे किया है आपने। और देखो क्या है, एट इतने पे आयनिक वेलोसिटी ऑफ Ag प्लस इतना दे रखा है और NO3 माइनस इतना दे रखा है, कितना, Ag प्लस का 0.00057 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसका है 0.0063 सेंटीमीटर पर। इफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सोल्यूशन इज इतना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, कप्पा, कितना कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कप्पा गिवन है, ठीक है, इतना दे रखा है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू चाहिए, और अल्फा का रिलेशन क्या है भाई, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा इनफाइनाइट। अब आपको ये देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। आपको पुराना मैं पढ़ा चुका हूं, अभी एक दो जगह पे ये बात डिस्कस किया था, मैं ये आपके लिए छोड़ दिया। सारा सवाल मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे, बैठ के देख लोगे बस ऐसे ही। ये क्वेश्चन करके आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलो आगे आओ। क्या मस्त क्वेश्चन आया भाई, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। देखो क्या है, प्लॉट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दो ग्राफ बना रखा है आपके सामने, ए और बी, ठीक है, दो ग्राफ है ए और बी। ध्यान से देखो ये ग्राफ कितनी बार आपने पढ़ा था, ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का और ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, यही तो आपने देखा था भी, ध्यान है ना, भूल गए, ध्यान होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या कह रहा है कि टू इलेक्ट्रोलाइट आर गिवन बिलो, ये दे रखा है कंडक्टेंस एंड सॉल्यूशन। देखो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्लॉट फर्स्ट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कितना गंदा बात बोल रहा है कि पहला जो प्लॉट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। भाई ये डीबे थ्योरी, हम जब डीबे पढ़ रहे थे, ओसेंजर इक्वेशन जब निकाल रहे थे, वहां से आया था ये हम जब खलास में थे तब वहां पे था, तो वीक वाले में ये था, है ना। इसका ग्राफ कैसे बना था ये भी बनवाया था, इसका ग्राफ कैसे बना था ये भी बनवाया था, लेक्चर आप देख लेना जाके वहां पे। तो पहला स्टेटमेंट इसने गलत बोल दिया भाई, प्लॉट फर्स्ट इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, तो पहला ऑप्शन काट दो, पहला ऑप्शन आपने यहाँ पे उड़ा दिया, पहला ऑप्शन आपने यहाँ से उड़ा दिया, ये नहीं है। दूसरा, एक्सट्रापोलेशन टू लैम्डा इंफिनिटी एज सोन इन प्लॉट फर्स्ट कैन नॉट बी डन। अब देखो इसको जब आगे बढ़ाओगे, यहां से आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे, है ना। तो इसमें आगे जब लेके जाओगे तो डन होगा, लेकिन सी में देखो, एक्सट्रापोलेशन टू लैम्डा इनफिनिटी प्लॉट सेकेंड कैन नॉट बी डन टू गेट द करेक्ट लैम्डा इन्फिनिटी। ये क्या होगा, जब ऐसे इसको लेके जाओगे
तो ये ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएगा, और जब तक इसको ये टच नहीं करेगा तब तक आप इसकी वैल्यू करेक्ट लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट बी डन टू गेट द करेक्ट ए वैल्यू। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वीक वाले में क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा निकल जाएगा। यही तो खालास वाला मैटर फंसा था ना। मैटर तो यही था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना, हमें लैम्डा एम की वैल्यू एट इनफाइनाइट पे चाहिए थी, तो हमने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग का हेल्प लेके किया था ये काम। आप देख लेना लेक्चर में। तो आपके इसमें जो है बी वाला गलत, सी आपका सही। प्लॉट फर्स्ट एंड सेकेंड आर वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कोई भी ऐसा कोई कहानी नहीं है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग से स्किप कर जाता है। कोई बात नहीं भाई, स्किप कर जाता है तो फिर आ जाएगा दिमाग में। आ जाओ भाई इस पे। चलो, मतलब कितने बड़े बड़े सवाल हैं, एकदम बिल्कुल भरा भरा सा बोर्ड लग रहा है ना। और आपको मिलता कितना है, 50 सेकंड मिलता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसमें इतने बड़े बड़े सवाल, भाई छोड़ के मत जाना, बड़ा आसान सवाल होता है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है। देखो, consider the following statements for an electrolyte solution which is dilated to approach infinite dilution। आप डाइल्यूट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, आयन आयन इंटरेक्शन आर रिड्यूस्ड, आयन आयन इंटरेक्शन आर रिड्यूस्ड टू अफेक्ट द इंक्रीज ऑन कंडक्टेंस। पहली बात स्टेटमेंट फर्स्ट कि मतलब क्या कह रहा है कि आयन आयन जो इंटरेक्शन है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, जिसके वजह से क्या हो रही है, आपकी कंडक्टेंस बढ़ रही है। डाइल्यूशन करोगे तो भाई आयन आयन तो कम होंगे ही, मोबिलिटी तो बढ़ती ही है, ये तो बात तो सही ही है। आगे आओ, द नंबर ऑफ आयन गेट्स इंक्रीज टू इफेक्ट इंक्रीजेज इन कंडक्टेंस। दोनों बात तो सही है यार, डाइल्यूट करते हैं, लेकिन किसके लिए? अब देखो, यहीं पे वीक और स्ट्रांग वाला जो हमने गेम किया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा, क्योंकि मोबिलिटी भी बढ़ती है और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ता है। क्यों? आपने ये देखा था, आपको ध्यान हो तो आपने ये चीज यहाँ पे देखो, अगर आपको ध्यान हो तो ये बात यहाँ पे देखो क्या था, अल्फा इक्वल टू रूट के ए बाई सी था। जब आप सी को कम कर रहे थे, डाइल्यूट कर रहे थे, तो अल्फा की वैल्यू बढ़ रही थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही थी, इट मींस कि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, टूट टूट के सोल्यूशन में जा रहे हैं। ये तो बात समझ में आ गई ना। तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो उसमें नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे थे और मोबिलिटी भी बढ़ रही थी। ये बात तो ध्यान है ना पिछले क्लास में। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था ना कि नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज और मोबिलिटी भी इंक्रीज। बट जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आते हो तो उसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ आयंस होते हैं ऑलरेडी क्या होते हैं, टूटे हुए होते हैं, ऑलरेडी वो ब्रेक होते हैं। अल्फा की वैल्यू आप अप्रोच टू 1 बोलते हो। उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि आपके मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये बात आप पिछली क्लास में देखे थे। तो अब आओ स्टेटमेंट पे चलते हैं भाई, क्या है स्टेटमेंट, देखो कितना बढ़िया से दे रखा है। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बात सही है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ट्रू है। पहला तो ट्रू है, पहले में आयन आयन इंटरेक्शन रिड्यूस हो रहा है जिसके वजह से वो बढ़ रहा है। बट दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीक यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है। दूसरा कह रहा है कि द नंबर ऑफ आयंस गेट इंक्रीजेस। जब वो स्ट्रॉन्ग वाला ऑलरेडी टूट के पड़ा हुआ है सोल्यूशन के अंदर, अब उसको डाइल्यूट करने से क्या मतलब है, वो तो जितना पहले था उतना अब भी है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, गलत, काट दो इसको। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये बात बताओ यार, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन आयन इंटरेक्शन आर रिड्यूस, मतलब मोबिलिटी बढ़ रही है, बात सही। नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, बात सही। किसके लिए, वीक के लिए। तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं, बी वाले को होल्ड करते हैं, ये कुछ हद तक सही है अभी। अब सी और डी को भी देख लेते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट,
एंड स्टेटमेंट सेकंड ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग, ये जब भी सेकंड वाले में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कह रहा है भैया ये बिल्कुल गलत है, तो ये सी काट दो। डी पे आओ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब भाई बताओ, मामला फंस गया। बी और डी में स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयन आयन इंटरेक्शन, आप जब आप डीबे हैकल थ्योरी पढ़ रहे थे, डीबे हैकल थ्योरी में दो तरीके के इंटरेक्शन हो रही थी जिसमें, और डीबे हैकल क्या था वहां पे हेडिंग मैंने लिखवाई थी, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोटा सा हेडिंग लिखवाया था, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें लिखवाया था इंटरेक्शन, और दो टाइप का इंटरेक्शन, पहला आयन आयन इंटरेक्शन और दूसरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन आयन इंटरेक्शन कहां पे आपको था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर था, ध्यान आ रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आयन आयन इंटरेक्शन वाले जो टर्म यूज किए थे आप, कहां पे यूज किए थे, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, याद आ गया, दिमाग में घूम गया हो। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अल्फा बढ़ेगा तो टूटेगा और सोल्यूशन में जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखो कितनी सिमिलरिटी है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता भी है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मोबिलिटी बोल देता, देखो कितना बिल्कुल माइन्यूट सा है, अगर मोबिलिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, है ना। अगर ये आपका डी ऑप्शन ना होता तो बी ऑप्शन पे भी आप लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज द कंडक्टेंस, आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस तो कर रहे हो, आयन आयन को रिड्यूस कर रहे हो, मतलब उनके कहीं ना कहीं मोबिलिटी की बात कर रहे हो, है ना। अगर ये टर्म अगर मोबिलिटी का टर्म कर देता तो आप पट्ट से लगा देते कौन सा, बी, और सही भी हो जाता। यहाँ पे क्या है भाई, बहुत ही बारीक है, आंसर आपका क्या होगा, डी, अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका, डी। आप मिला लेना, कुछ बुक्स वगैरह में पढ़ लेना, हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग ये डी है, और भी लोगों ने डी को ही दिया है, बाकी आप भी देख लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ओवरऑल। तो ये आप 50 सेकंड में करना था आपको, लग गया 5 मिनट, 5 मिनट समझाने में लग गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो सब लोग गलत करते हैं, आप इसको सही करके आ जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो आ जाओ। कुछ न्यूमेरिकल वाले होते हैं, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, न्यूमेरिकल हमसे नहीं होगा नहीं होगा करते रहते हैं, भाई हो जाएगा सब सही। चलो करो। देखो द वैल्यू ऑफ लॉग, ये क्या है आपका, बताओ क्या है, मीन यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट, डीबे हैकल लिमिटिंग लॉ फॉर इतना 0.01 m KCl सोल्यूशन इज वाटर, ये दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है भाई, लॉग लैम्डा प्लस माइनस की वैल्यू पूछा हुआ है, और KCl दे रखा है। आपका डीबे हैकल लिमिटिंग लॉ क्या था, कह तो रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी आता है, -0.509 जेड प्लस जेड माइनस रूट आई, आई क्या है यहाँ पे, आयनिक स्ट्रेंथ है, जेड प्लस जेड माइनस क्या था, कैटायन पे चार्ज था। तो आप पहले तो आई निकाल लो, आई फॉर किसके लिए, आई फॉर KCl के लिए 0.01 मोलर, है ना। तो क्या होगा, आई 1/2, आप 1/2 0.01, और चार्ज क्या हो जाएगा, के पे प्लस चार्ज, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 इंटू -1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक 0.1 0.2 हो जाएगा बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, आई की वैल्यू आपकी 0.01 आ गई। आयनिक स्ट्रेंथ आप लोग पिछली क्लास में निकाले भी थे, तो आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। जेड प्लस और जेड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मतलब एक, यहाँ पे के देखो क्या है, के प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या है, जेड प्लस और जेड माइनस है ना,
तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, 1 गुणे -1, तो ओवरऑल मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा ना, 1 आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू 1 है और रूट आई की वैल्यू आपने यहाँ पे एक क्या निकाला, आई की वैल्यू 0.01, तो रूट आई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, देखो आई की वैल्यू आपकी है 0.01, मतलब ये है आपके 10⁻²। तो जब मैं रूट आई की बात करूंगा तो रूट आई की वैल्यू हो जाएगी 10⁻1, और यहाँ पे जो आपका लॉग लैम्डा प्लस माइनस की वैल्यू है वो क्या है, -0.509, और जेड प्लस और जेड -1 हो गया, रूट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻1, तो क्या हो जाएगा आपका -0.0509। देखो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कितना आसान है, बिल्कुल बी ऑप्शन आराम से कर सकते हो, है कि नहीं। और क्या था, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए थे, फॉर्मूला आपको जितने भी, देखो एक बात ये है कि जितने भी फॉर्मूले आए हैं उनके एक बिल्कुल 1 पेज 2 पेज के 160 नोट्स बना लो, 2-3 बार देखते रहा करो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले से मिल जाते हैं। ये बात मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ भाई। और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ा तोप नहीं है। चलो अब ये सवाल, इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, ट्राइटेशन वाला क्वेश्चन है, कुछ करना पड़ेगा भाई। देखो देखो मैं हट जा रहा हूँ, चलो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट, द above प्लॉट इंडिकेट द कंडक्टोमेट्री टाइटेशन बिटवीन, बताओ कौन सा क्या होगा। यही सवाल है, 1-1 मिनट के 30-30 सेकंड के सवाल है यहाँ। पहला तो देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद में ऐसे ये कांस्टेंट हो गया। ये जैसे कांस्टेंट हुआ है ना, वैसे समझ जाओगे कुछ वीक डाल रहे थे, जो बाद में डिसोसिएट होने पे उतना इफेक्ट नहीं डाला, इस वजह से क्या हो गया, सीधी लाइन चली गई, है ना। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं जब आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होता है वो। यहाँ पे ये वाला मैटर क्या है, वीक का मैटर लग रहा है, और यहाँ पे ये आपका डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई हाई वाला रिप्लेस हुआ है लो वाले से। समझ में आ रहा है, कोई दिमाग में आ रहा है। देखो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का पहले देखो, ये वाला तो हटा दो पहले, आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो बना लेना। दूसरे वाले में आओ, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl ले लो, और वीक बेस ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये बना क्या लिए आप, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बना लिए। मतलब पहले क्या था, पहले H प्लस और क्या था Cl माइनस, और इधर क्या हो गया, बन के क्या आया NH4 प्लस और Cl माइनस बन के आएगा। तो Cl माइनस तो इधर भी था और Cl माइनस इधर भी था, तो H प्लस वाला रिप्लेस हुआ किससे, NH4 प्लस से, मतलब हाई मोबिलिटी वाला रिप्लेस बाय लो मोबिलिटी। तो ग्राफ खट से क्या आएगा नीचे, तो ये वाली चीज तो वही दिख रही है कि हाई रिप्लेस हुआ था किससे, हाई रिप्लेस बाई लो, ये तो सही है भाई। फिर उसके बाद में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब मिला रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हो, तो वीक होने की वजह से उतना नंबर ऑफ आयंस टूट के नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये लाइन सीधी चली जा रही है। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये कई बार पढ़ा चुका हूँ, टाइट्रेशन वाला जो 8वां लेक्चर है उसे देख लेना, 30 मिनट का लेक्चर है, पूरा टाइट्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा। और एक सवाल बिल्कुल हमेशा आता है, इस ग्राफ से आता है, ठीक है। और इतने आसान आसान क्वेश्चन है भाई, भागना नहीं है इससे। आओ आगे बढ़ाते हैं, चलो अब बताओ भाई, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट फॉर कंडक्टोमेट्री स्टडी ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन KCl एंड AgNO3 सॉल्यूशन। KCl और AgNO3 सॉल्यूशन जब मैं आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ाया था, तो वही वाला एक डायरेक्ट सीधी सीधी बात है। कह रहा है ये P और Q के बीच में कह रहा क्या, ये जो कांस्टेंट आया हुआ है P और Q के बीच में, वो ड्यू टू किसके वजह से है, ठीक है।
प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl ओनली। अगर ध्यान हो प्रेसिपिटेशन में, तो मैं क्या बोला था, अगर लो को रिप्लेस कर देगा तो लाइन सीधी चली जाएगी, ये बोला था ना, ध्यान है? वही चीज है, मतलब ये जो सीधी सीधी लाइन आ गई है, इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl माइनस बाई NO3 विच इज स्पीसीज हैविंग इक्वल कंडक्टेंस, मतलब दोनों की इक्वल है, लो और लो को रिप्लेस कर दिया और वो लाइन क्या हो गई, सीधी हो गई। सिंपल सी बात है भाई। तो ये वाली चीज तो आपको, तो आपने देखा ही था उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी, लो को रिप्लेस कर दिया, प्रेसिपिटेशन टाइटेशन है। आप लेक्चर 8 नंबर देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, 8 या 9 है, कोई लेक्चर है इसमें, लास्ट लेक्चर जो है, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं, इस पे आओ। अब ये जो सवाल है, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, ग्राफ से रिलेटेड। और देखो कितना बढ़िया है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट, बिल्कुल ग्राफ, ऐसा लग रहा है कि क्या है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़े हो तो भाई बहुत आसान होता है, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो, आओ। कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट फॉर द कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पेक्ट टू अबव प्लॉट। दो प्लॉट है यहाँ पे, पहला ये है, दूसरा उसके नीचे बना हुआ, दो प्लॉट बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है, दो प्लॉट है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्लॉट फर्स्ट इज फॉर वीक एसिड वर्सेस वीक एसिड में आपने क्या ले लिया, मान लो ऐसे एग्जांपल ले लो कि एस्टिक एसिड ले लिया, वीक एसिड, और वीक आपने कोई बेस ले लिया है यहाँ पे। प्लॉट सेकेंड इज वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब वही बेस आप ले लो, जैसे NaOH हो गया, यहाँ पे आपका हो गया NaOH। अब ध्यान दो कि जो आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बनाया था, ग्राफ कुछ ऐसे बना था, ध्यान आ रहा है आपको, थोड़ा सा ऐसे सॉल्ट की वजह से बढ़ा था, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हुए थे, तो ये आपका ऊपर चला गया था। तो ये वाला जो ग्राफ ऊपर वाला है, ये आपका वीक एसिड वर्सेस किसका था, स्ट्रॉन्ग बेस का था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, ध्यान आ रहा है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आया है, फिर अब चला गया।